हाय एवरीवन, आई एम ऋषिका सिंह एंड यू आर वाचिंग संविधानम ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के विषय में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट को, कि स्टेट क्या है और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगेंस्ट दी स्टेट मिले हैं, तो स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इस स्टेट को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के चैनल पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये बेसिक राइट्स है किसी भी इंडिविजुअल का जो इंडिया में रहता है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन पीपल्स को दिए गए हैं, उनके राइट्स को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और ये अगेंस्ट द स्टेट हैं और हम इनक्रोच कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट तो हम समझ गए कि ये क्या है, और स्टेट इसमें क्या है कि हम इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो स्टेट जो दिया है वो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो डिफाइन करता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 इंक्लूड करता है द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, ठीक है। और ये इंक्लूड करता है द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, यानी कि ये गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है स्टेट का, और ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितने भी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आते हैं ये उनको भी इंक्लूड करता है। और ये भी इंक्लूड करता है जो भी ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल आते हैं स्टेट, उनको भी इंक्लूड करता है। तो ये जो लोकल अथॉरिटी है इसका मीनिंग समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा जनरल क्लॉजेज एक्ट, जो कि सेक्शन 3 क्लॉज 31 में ये डिफाइन करता है कि लोकल अथॉरिटी में क्या क्या चीज़ें आती है। लोकल अथॉरिटी में आता है म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, विलेज काउंसिल्स, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो आती है वो लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर आती है। अदर अथॉरिटी, ये जो टर्म है अदर अथॉरिटी, ये बहुत वाइड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और शांताबाई का 1954 में मद्रास हाई कोर्ट का ये केस था, जिसमें ये बताया गया कि अदर अथॉरिटी को इंटरप्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ई जस्डेम जेनरिस। ई जस्डेम जेनरिस के बेसिस पे हम इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम अदर अथॉरिटी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंटल फंक्शन एक्सरसाइज करती है, यानी कि सॉवरेन फंक्शन एक्सरसाइज करती है, वो लोकल अथॉरिटी के मीनिंग में आएगा। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का दोबारा एक केस आया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का 1967 का ये केस था, जिसमें कि अदर अथॉरिटी की मीनिंग कुछ और ही बताई गई, यानी कि ऑल दी लोकल अथॉरिटी क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूट ऑन हुम द पावर कन्फर्ड बाय लॉ। ये कहता है कि कोई भी लोकल अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट की गई हो, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या फिर किसी इंस्टीट्यूट द्वारा क्रिएट की गई हो, जिसके पास जो पावर हो वो लॉ के द्वारा कन्फर्ड की गई हो, ठीक है। इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट और सॉवरेन फंक्शन ही वो करे, ठीक है। फिर आया सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस 1975 का, जिसमें ये कहा गया इफ़ द फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फंक्शन दैन इट शुड बी ट्रीटेड एज द एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ पार्ट थर्ड। यानी कि ये कहता है कि कोई भी कॉर्पोरेशन जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का काम करती है, वो जो गवर्नमेंट फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड है, वो सारी एजेंसी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद एक केस आया रमाया दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AIR 1979 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो सुखदेव वाला केस है उसी का जजमेंट रिटेरिएट किया था, और ये बोला कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो कहाँ से, मतलब उसकी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, किसी भी एजेंसी की फंडिंग इस गवर्नमेंट कर रही है तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड पैसिव स्टेट कंट्रोल, मतलब कि
कंट्रोल हो, गवर्नमेंट बॉडी का कंट्रोल हो किसी भी एजेंसी पे, तो वो एजेंसी स्टेट के अंदर आएगी। फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द बॉडी इज़ द गवर्नमेंट इन एसेंस, मतलब कि जो भी उसका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी बॉडी का कोई भी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, वो एज अ गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंटल उसमें एसेंस आ रहा है, तो वो जो बॉडी होगी वो आएगी स्टेट के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉर्पोरेशन, जबकि जो भी कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है वो किसी भी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो भी कॉर्पोरेशन स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आएगी और उसके अगेंस्ट भी हम कोर्ट में जा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस था। उन्होंने ये कहा कि कोई भी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। उसमें और भी कई सारी अथॉरिटीज़ हैं जो कि स्टेट के अंडर आएगी, और कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो स्टेट के अंदर नहीं आएगी, मैं इसके रिगार्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी वीडियो के एंड में। ठीक है, तो जो अथॉरिटी स्टेट के अंदर नहीं आएगी उसमें से पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़। जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडी है ये स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी, अकॉर्डिंग टू टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। ये कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री स्टडीज़ है ये स्टेट की डेफिनेशन में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए वो नहीं आएगी। ठीक जी, टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का एक केस था जिसमें बोलता है कि BCCI जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है वो गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी, स्टेट से गवर्न नहीं होगी, इसके खिलाफ हम एक्शन स्टेट के थ्रू नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और कई सारे जो नॉन एडेड माइनॉरिटी स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो हैं बट उनको कोई भी फंडिंग नहीं मिल रहा है, तो वो एक ऑटोनॉमस बॉडी हैं और वो स्टेट के अंडर कंट्रोल नहीं आएंगी। जैसे कोई भी सवाल उठता है कि कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है क्या वो स्टेट के अंदर आएंगी, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गवर्न होती हैं UGC से, UGC एक्ट के थ्रू गवर्न होती है कोई भी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो अफिलेट होती है वो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, और कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी UGC से गवर्न होती है, तो UGC के डेफिनेशन में वो आ जाता है तो उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसका काम कि पढ़ाना है बच्चों को और उसका पब्लिक पॉलिसी इसमें इंक्लूड होता है, लार्ज पब्लिक पे ये काम कर रही है, तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टेट के अंदर गवर्न होती हैं, उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो NCERT है, NCERT बेस्ड जो स्टडीज़ होती हैं वो चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT 1992 में ये कहा गया कि जो NCERT है स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आती। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या जुडिशरी विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के एम्बिट में आएगी या नहीं, स्टेट का कंट्रोल है कि नहीं जुडिशरी पे। ये कहा जाता है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसलिए शायद इसको आर्टिकल 12 के डेफिनेशन में नहीं रखा गया, बट ये जो अदर अथॉरिटीज़ हैं इसका बहुत वाइड मीनिंग है, तो इसमें जुडिशरी आ सकती है। तो जुडिशरी ऑर्गन है गवर्नमेंट की, एज अ ऑर्गन है, तो ये तो आ सकती है। लेकिन ये केस आया था नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1967 का, जो कि बताता है कि अगर कोर्ट स्टेट के मीनिंग में आता तो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम हाई कोर्ट में रिट इशू नहीं कर सकते कोई भी जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट। इसका मतलब है कि अगेंस्ट हम कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो मतलब कि ये जुडिशरी आती नहीं है हमारे डेफिनेशन में, स्टेट के डेफिनेशन में, ये ऐसे बोलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ये भी था कि अगर जुडिशियल ऑर्डर कैन नॉट बी सेड टू बी वॉयलेटिव द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जो जुडिशियल ऑर्डर है वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेटिव नहीं होना चाहिए। यही सेम क्वेश्चन AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988 का केस था, उसमें भी यही क्वेश्चन उठा था। उसमें बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बोला कि जो कोर्ट है वो कोई भी ऑर्डर, कोई भी डायरेक्शन पास नहीं कर सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। क्या अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ऑर्डर पास करती है तो क्या उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा था।
तो इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 12 है, जुडिशरी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है स्टेट की एम्बिट में, बट इसको इस केस में डायरेक्टली बोला नहीं गया। ठीक है, फिर रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का 2015 में ये केस आया था, जिसमें ये बोला गया था कि अगर कोई कोर्ट जुडिशली परफॉर्म कर रही है उस टाइम वो स्टेट के एम्बिट में नहीं आएगी, यानी कि वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। और अगर कभी भी जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कोई काम करती है, कोई फंक्शन करती है, तब वो विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टेट आएगी, उस पर रिट लागू होगा, उसके अगेंस्ट हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कीप फॉलो।